Hello students, welcome to John Academy. This is Shahul John. Today we will study about rights in the Indian Constitution, जो कि चैप्टर है क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 है ये। इसके फुल चैप्टर को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका नाम है राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है बिल ऑफ राइट्स के बारे में कि व्हाट इज़ बिल ऑफ राइट्स। तो बिल ऑफ राइट्स क्या होता है, जहाँ पर डेमोक्रेसी के अंदर ये इंश्योर करा जाता है कि सिटीज़न को कौन कौन से राइट्स मिले हुए हैं और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सिटीज़न के राइट के अगेंस्ट कोई काम नहीं कर सकती है। यानी कि जो सिटीज़न को राइट्स मिले हुए हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, उनके खिलाफ गवर्नमेंट नहीं जा सकती है। तो सच अ लिस्ट ऑफ राइट मेंशन एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द बिल ऑफ राइट्स। तो इसी को क्या कहते हैं, बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। तो आपने जाना कि डेमोक्रेसी के अंदर इंश्योर करा गया है इंडिविजुअल के लिए राइट्स को, और इसके अंदर जो भी हमें राइट्स मिले हुए हैं इंडिविजुअल को, सिटीजन को जो राइट्स मिले हुए हैं, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट नहीं जा सकती। और उसी को जो लिस्ट है जो हम आगे पढ़ने जाएंगे, उसको ही बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मीनिंग क्या होता है फंडामेंटल राइट्स का और ये आवश्यक क्यों है, जरूरी क्यों है। तो फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स। जो ये फंडामेंटल राइट्स ये क्या है, एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखे हैं, जो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के यूज़ होते हैं। किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, ना ही रेस, रिलीजन, जेंडर के आधार पर किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। बल्कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट में ज़्यादा उपयोगी होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। अब ये फंडामेंटल राइट्स कितने हैं आज के समय में, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। जैसे कि फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है। सेकंड है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से 22 में दे रखा है। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 से 24 में दे रखा है। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से 28 में दे रखा है। फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो दे रखा है 29 से 30 में। और सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो दे रखा है आर्टिकल 32 के अंदर। अब फंडामेंटल राइट्स को एक ही आंसर के आधार पे कैसे पढ़ेंगे, बेस पर कि फंडामेंटल राइट्स के कितने टाइप्स के, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। सबसे पहले क्या लिखना है, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल डाल देना है 14 to 18 में दे रखा है। जैसा कि आपको पता, राइट टू इक्वालिटी जो वो होता है जिससे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है रिलीजन, जेंडर, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर, बल्कि उसको जो मतलब इम्पोर्टेंस क्या है राइट टू इक्वालिटी के, इसके अंदर किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है, ना ही अनटचेबिलिटी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो सेकंड है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से 22 में दे रखा है, जिसका मतलब ये होता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सबको ही फ्रीडम का राइट मिलना चाहिए। उससे किसी से भी, जैसे पहले ही बताया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। तो राइट टू फ्रीडम कौन कौन से होते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब एक्सप्रेस करने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, असेंबली करने की आज़ादी पर बिना किसी हथियारों के, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, संगठन बनाने की आज़ादी, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई सा भी प्रोफेशन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप उसके योग्य हो। फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट में रहने का क्या फ्रीडम,
नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 से 24। अगर एक्सप्लॉइट किया जाता है किसी भी कारण से तो आर्टिकल 23 से 24 में आता है। अगर किसी बच्चे से जो कि 14 ईयर्स से कम का है उससे कहीं पे भी आप काम करते हुए देखते हैं तो राइट टू एक्सप्लॉइटेशन के अंतर्गत वो आता है। और भी ऐसी चीजें हैं, अगर किसी द राइट टू इम्प्लाइज द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स बेगर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, और ये भी है कि एक्सप्लॉइट किया जा रहा है किसी को भी किसी के बेस पे भी, तो तब भी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आता है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से 28 में दे रखा है, यानी कि कोई से भी रिलीजन का व्यक्ति किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को अपना सकता है या उनके कोई से भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकता है। जैसे कोई भी बहुत से लोग क्रिसमस को मनाते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, चाहे वो ऐसे ही सेलिब्रेट करें। चाहे बहुत से लोग दिवाली मनाते हैं जो चाहे वो ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे हो बम पटाखे फोड़कर, तब भी राइट टू रिलीजन होता है। किसी भी अदर रिलीजन में मैरिज करना, ये भी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल 29 से 30 में दे रखा है। इसके अंदर क्या है कि कोई सा भी कल्चर अपना सकते हो, जैसे कि हमारे इंडिया का कल्चर जीन्स पहनना नहीं है पर हम सारे जीन्स को पहनते हैं, तो ये कल्चरल में आ गया। हमारा कल्चर जो है वो साड़ी पहनना है लेडीज़ों का, कि वो साड़ी पहने पर वो जीन्स को पहनती है, तो ये कल्चरल राइट्स में आता है। एजुकेशनल राइट्स का मतलब यह है कोई भी व्यक्ति कोई सी भी शिक्षा को प्राप्त कर सकता है, एजुकेशन को गेट कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 में दे रखा है। इसके अंदर ये आर्टिकल 32 में दे रखा है कि इसमें क्या है कि रिट प्रोवाइड कर रखे हैं लोगों को, इंडिया के लोगों को क्या प्रोवाइड कर रखे हैं, रिट प्रोवाइड कर रखे हैं। रिट वो होते हैं जो कि जो हमने पढ़े, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर, एजुकेशनल राइट, इन पांचों के जो भी हमारे राइट्स है उनकी रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो इनकी रक्षा करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है और हाई कोर्ट भी करता है, तो इसको ही पर सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत इन सब राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इन सब राइट्स को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि अगर कोई भी आपके राइट टू फ्रीडम या राइट टू रिलीजन या एजुकेशन कुछ भी आपसे छीनता है, जैसे कि अगर आप किसी को हिंदू हो गए किसी मस्जिद में जाते हो, आपसे अगर कोई आपको मना करता है तो आपको कौन सा राइट छीनता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। अगर आप चाहते हैं कि कोई एजुकेशन करना चाहते हो और आपसे कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, तब कौन से में आता है वो? राइट टू एजुकेशनल राइट के मतलब अगेंस्ट हुए, तो उसके लिए अगर आपसे कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तब आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हो। सुप्रीम कोर्ट जो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है वो आर्टिकल 32 के तहत करता है। नेक्स्ट देखते हैं रिट। तो इन पांचों, इस जो 6th वाले में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसके अंदर कितने रिट आते हैं इसको अलग टॉपिक में बनाया गया है। जब एग्जाम में आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो आपको ये 2 पॉइंट और ये 4 पॉइंट यानी कि 6 पॉइंट लिखने हैं, और ये टॉपिक आता है अलग। तो रिट्स या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि 32 से 35 में दे रखे हैं, क्या होते हैं? ये 5 होते हैं। हैबियस कॉर्पस, वैसे तो आप इसको हटा सकते हैं वाले पॉइंट को, 32 ही कर सकते हो कि रिट इसमें दे रखे हैं। तो हैबियस कॉर्पस में क्या है? और मैंडामस में, प्रोहिबिशन में क्वेरेंटो,
सर्टियोररी में क्या है, हैबियस कॉर्पस का मतलब है जिस व्यक्ति ने, जिस इंसान ने अपराध किया है उस व्यक्ति को हमारे सामने लाओ। कौन कह रहा है, ये कोर्ट कह रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है या हाई कोर्ट ऑर्डर देता है, पर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि जिसने अपराध किया है उस व्यक्ति को हमारे सामने लाओ। फिर है मैंडामस। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट को, यानी कि निचले स्तर के कोर्ट को जो कि सुप्रीम कोर्ट से नीचे हैं, उनको ऑर्डर देता है। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं अपना ठीक प्रकार से, अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, तब सुप्रीम कोर्ट उन सब ऑर्डिनेट कोर्ट को ऑर्डर देता है कि अपना कर्तव्य निभाओ। फिर है प्रोहिबिशन। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट को मना करता है कि वह दूसरे अधिकार क्षेत्र में आने वाले केस की सुनवाई ना करे। फिर आता है क्यो वारंटो। और क्यो वारंटो के अंदर होता है कि अगर कोई अधिकारी सरकारी क्षेत्र में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करता है, जिसका वह अधिकार क्षेत्र है नहीं, यानी कि अपने काम के अलावा दूसरे क्षेत्र का काम करता है, तो उससे सुप्रीम कोर्ट ये पूछ सकता है किस अधिकार से तुम ये काम कर रहे हो। दिस रिट इज इश्यूड टू रिटेन अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन अ पब्लिक ऑफिस टू विच इज ही इज नॉट एंटाइटल्ड, यानी कि जिस पद पे वो नहीं है वो पद का काम वो नहीं कर सकता है। अगर वो करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन उससे पूछ सकता है किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हो। फिर आ रहा है सर्टियोररी। फिफ्थ है सर्टियोररी। द टर्म सर्टियोररी मीन्स टू बी इन्फॉर्म ऑफ व्हाट इज गोइंग, यानी अगर कोई लोअर कोर्ट अपने काम के अंतर्गत दूसरे अधिकार क्षेत्र में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको ऐसा करने से मना करता है। यानी अगर लोअर कोर्ट अपनी अधिकार का गलत फायदा उठाता है या उल्लंघन करता है, तब सुप्रीम कोर्ट उससे पूछ सकता है कि क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग, तो तब उसको वो उसके लिए रोक सकता है। तो 5 प्रकार के रिट होते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, सर्टियोररी। ये आपका चैप्टर मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या मतलब होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का? तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, ए आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट के लिए एक सेट की गई है गाइडलाइंस, उसको ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। These guidelines must be kept in mind while formulating laws and policies for the people. ये जो गाइडलाइंस है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की माइंड में रखी जाती है जब पॉलिसी को और लॉ को रेडी किया जाता है। जब भी कोई कानून बनता है, जब भी कोई नीतियाँ बनती है, यानी कि लॉ बनता है, पॉलिसी बनती है, तो गवर्नमेंट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को माइंड में रखना पड़ता है। However, it is not mandatory for the states to implement them. पर ये जरूरी नहीं है कि स्टेट इसको इम्प्लीमेंट करें, यानी कि इसको माने। एग्जाम्पल के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 to 14 वॉज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अगर देखा जाए तो 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो किया जाता है वो क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि उनको फ्री शिक्षा, फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है। विच वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट, जो कि इम्प्लीमेंट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिकल 21A में, यानी कि आर्टिकल 21A में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देगी। ठीक है, पर ये लिखा हुआ किसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो
गवर्नमेंट किसका आर्टिकल के द्वारा बोलती है? आर्टिकल 21 के द्वारा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात क्लियर हो गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। क्लासिफिकेशन क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज में बांटा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, पर हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज को ही पढ़ेंगे। फर्स्ट है द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल, सेकंड द गांधीयन प्रिंसिपल, थर्ड है प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसी रिलेटिंग टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, फोर्थ है मिससेलेनियस, तो हम कुछ ही इंपॉर्टेंट को पढ़ेंगे। द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल, जैसे कि हमारा फर्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पॉइंट है, कैटेगरी है। तो द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रोवाइडिंग एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ बोथ मैन एंड वीमेन। सबको आजीविका प्रदान की जाएगी जीवन के लिए जो जरूरी है। रीऑर्गेनाइजिंग द इकोसिस्टम इन वे टू अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाएगा, ऐसे इकोसिस्टम को बनाया जाएगा जिसमें कुछ ही लोगों के हाथ में पैसा ना रहे, बल्कि सब लोगों को कमाने का मौका मिल सके। सिक्योरिंग इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, एक सिक्योर किया जाएगा इक्वल पे को कि सबको बराबर से काम का अवसर भी मिलेगा और सबको काम के बदले जो पैसा दिया जाएगा वो भी इक्वल से मिलेगा। सिक्योरिंग सुटेबल एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर मैन, और ऐसा सिक्योर किया जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट और हेल्दी वर्किंग कंडीशन मैन के लिए भी और वीमेन के लिए और बच्चों के लिए भी, जिससे आने वाले समय में वो अच्छा हेल्दी वर्क भी कर सके और उनको रोजगार भी मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके। गार्डनिंग द चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मोरल डिग्रेडेशन, गार्डिंग द चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मोरल डिग्रेडेशन, और ऐसा गार्ड किया जाएगा कि बच्चों को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। मेकिंग इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, और ऐसे प्रोविजंस को बना दिया जाएगा जिसमें सिक्योर किया जाएगा राइट टू वर्क को, एजुकेशन को, पब्लिक असिस्टेंस को इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ओल्ड एज में, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें सिक्योरिटी की बात की गई है सोशल प्रिंसिपल के अंदर। फिर गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, एक ऑर्गेनाइज की जाएगी विलेज पंचायत। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया, और कॉटेज इंडस्ट्रीज को रूरल एरिया में प्रमोट किया जाएगा। टू प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट आर इंजरियस टू हेल्थ, और ऐसी यानी कि शराब आदि को मना किया जाएगा जो हेल्थ के लिए खराब है। टू प्रिजर्व एंड इम्प्रूव द ब्रीड्स ऑफ द कैटल एंड प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउज एंड अदर मिल्क एंड ड्राउट एनिमल्स, यानी कि गाय को मारने पर मनाही की गई गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब बारी आती है कि फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उनमें क्या डिफरेंस है, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। फंडामेंटल राइट्स, यू आर ऑलरेडी नोन अबाउट दिस कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, अभी के समय में 6 है, जो कि आर्टिकल 12 to 35 में लिखे जाते हैं, पर हम 32 तक ही पढ़ते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? पार्ट 3 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी गई है सिटीजन को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दे रखी है सिटीजन को, और ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 12 to 35। ऐसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, और
कौन से आर्टिकल में इसके बारे में मिलता है? 36 से 51 में। द बेसिक राइट दैट आर गारंटीड टू इंडियन सिटीजन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नोन एज अ फंडामेंटल राइट्स। और बेसिक राइट्स को जो हमने पढ़े हैं फंडामेंटल राइट्स, वो सिटीजन को दे रखा है गारंटीड तौर पे। पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? एक गाइडलाइंस होती है जो कि फॉलोड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे वो क्या करते हैं? फ्रेम करते हैं पॉलिसीज को। फिर है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया गया है किसकी हेल्प से? फंडामेंटल राइट्स की हेल्प से, जो देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। और वहीं दूसरी ओर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं। फिर फंडामेंटल राइट्स में क्या है? द वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन टू प्रमोटेड थ्रू द फंडामेंटल राइट्स। वेलफेयर करने के बारे में बात की गई है हर एक सिटीजन की फंडामेंटल राइट्स में। और द वेलफेयर ऑफ द एंटायर कम्युनिटीज फॉस्टर्ड विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एंटायर कम्युनिटी के वेलफेयर के बारे में बात की जाती है। फिर पढ़ रहे हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें है? तो राइट एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। देयर आर नो राइट्स विदाउट ड्यूटीज, नो ड्यूटीज विदाउट राइट्स। In fact, rights are born in a world of duties. The original constitution enforced in 1950 did not mention fundamental duties of the citizen. It was hoped that citizens would perform their duties willingly, but 42nd Amendment to Constitution added a new list of 10 duties in Chapter 4 under Article 51A of the Constitution. जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आप देखते हैं 42nd अमेंडमेंट में, जो कि चैप्टर 4 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 51A में, जिसमें 10 ड्यूटीज लिस्ट की गई है। पर हम इसमें कुछ ड्यूटीज को देखेंगे। इसमें क्या बोला गया है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। यानी नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करनी है। टू फॉलो द नोबल आइडल्स दैट इंस्पायर्ड आवर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। जो नोबल आइडल्स है उनको फॉलो करना है और इंस्पायर्ड होना है हमें उनसे, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट से। और प्रोटेक्ट करना है यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को। डिफेंड करना है कंट्री व्हेन द नीड अराइजेज, अगर जरूरत हो तो डिफेंड भी करना है कंट्री में। टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड अमंग ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल, आपस में मिलजुल के रहना है ब्रदरहुड की तरह, यानी भाईचारा रखना है। टू प्रिजर्व आर रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर, और प्रिजर्व करना है हमें रिच हेरिटेज को और कंपोजिट कल्चर को। तो ये था चैप्टर जो कि कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।